आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये ज़रूर सुना होगा कि पिछले कुछ सालों में एक घटना बहुत प्रचलित हुई है। क्या कि जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े-लिखे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स, ये सब लोग भी आतंकवाद के पीछे आकर्षित हो रहे हैं। क्यों आकर्षित हो रहे हैं? ये हम लोग आज एक केस स्टडी के माध्यम से जानेंगे। आप देखेंगे कि रिलीजन विशेष के लड़के, ऐसा नहीं कि कोई आतंकवाद का रिलीजन नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। एक रिलीजन विशेष के लड़के इस भावना के प्रति प्रेरित होते हैं और पिछले 3 साल का नैरेटिव आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए मेंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एथिक्स, और उस एथिक्स में हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी। तो आज की केस स्टडी है कि भारत में लोग, एक अच्छे लोग कैसे कट्टरपंथी की ओर आराम से अग्रसर होने लग जाते हैं, कैसे एक पढ़े लिखे लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। यानी आज की केस स्टडी आपको बहुत जरूर देखनी चाहिए अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको ये सामना करना पड़ेगा कुछ ही दिनों में, आप चाहे किसी भी धर्म के हो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले आप प्रश्न जान लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर की अप्रोच क्या होगी। ठीक, तो प्रश्न क्या है? पढ़े लिखे लोगों का एक समूह, आपने ये न्यूज सुनी होगी कि पढ़े लिखे युवकों का एक समूह पकड़ा जाता है। क्यों? आतंकी संगठन में लड़ने के लिए वो देश छोड़ने की इलीगल तरीके से भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़े गए। पकड़ने के बाद ये पाया गया कि उनके जो आतंकी संगठन के संचालक हैं वो क्या करते हैं, उनको कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ वीडियो, कुछ पोस्ट और कुछ ऐसे मटेरियल, ऑनलाइन सामग्री भेजते हैं जिनके वजह से ये कट्टरपंथी हो गए। अब आपके सामने केस स्टडी क्या है? देखिए, इन लड़कों ने अब तक कोई आतंकवादी की घटना करी नहीं, कोई आतंकवादी घटना को अंजाम नहीं दिया और ना ही इसके पहले इनका कोई आपराधिक या क्रिमिनल कोई ऐसा हिस्ट्री है इन बच्चों का। अब ऐसी कंडीशन में 3 प्रश्न का जवाब आपको देना है। ये खास तौर से यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप चाहे प्रीलिम्स का दें चाहे मेंस का दें, प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। ठीक, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर रेडिकलाइजेशन, यानी भारत में कट्टरपंथी के बढ़ने के क्या कारण है। दूसरा, एज ए सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, अगर आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं तो आपकी क्या अप्रोच होगी ऐसे केसेस में, अपने हिसाब से बताइएगा, अपने फेवर के हिसाब से। और तीसरा, आप एक फिजिबल आइडिया बताइए, एक ऐसे कट्टरपंथी लोगों को सुधारने का या लोगों को बचाने का क्या तरीका है, ये भी सुझाव करिए। तो देखिए, आपका जो दृष्टिकोण रहेगा या अप्रोच रहेगी वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप भारत में युवाओं के कट्टरपंथी होने के कारण बताएंगे। अभी इसके सॉल्यूशन में भी मैं वही बता रहा हूं। फिर आपको बताना है आपका वो अप्रोच, वो दृष्टिकोण जो अधिकारी को बता रहा है। जैसे देखिए, आप अधिकारी बन जाएं तो आप क्या करेंगे वो आप तब बताएंगे। तीसरा चीज, कारण और उनके क्या उपाय हैं इसके बारे में। तो देखिए, कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखिए, उसको 3 कैटेगरी बांटिए। पहले आप उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसकी मेन बॉडी लिखेंगे और लास्ट में उपसंहार या उसका क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, ये अप्रोच आपकी होगी। अब आपको मैं ये बताता चलूं कि देखिए, जैसे एक लाइन कोई अगर लिखता है मेंस की कॉपी में तो वो 10 वर्ड होते हैं। तो अगर आपसे पूछे 150 वर्ड लिखिए तो 15 लाइन, अगर कोई 200 वर्ड पूछे तो 20 लाइन, कोई 100 वर्ड पूछे तो 10 लाइन, और अगर कोई 700 वर्ड पूछे तो 70 लाइन। ये लिखने का अप्रोच आपका रहेगा सिविल सेवा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। याद रखिए, किसी भी प्रश्न की शुरुआत हमेशा उस प्रश्न के इंट्रोडक्शन से होगी। क्या? भारत में ये ऑनलाइन कट्टरपंथी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। व्हाई दिस इज ऑनलाइन कट्टरपंथी, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का मतलब, देखिए, पूरे वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुरे लोग हैं वो बुरी पोस्ट कर रहे होंगे, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी पोस्ट कर रहे होंगे। आपने सर्च करते चलते, अगर आप अरेबिक साइट पे सर्च करने लगेंगे तब तो ठीक, कुछ आप इधर उधर सर्च करेंगे तो आपको कुछ गड़बड़ कंटेंट भी दिख सकता है, कुछ अच्छा भी दिख सकता है। अब आप पे है, आप थोड़ा भी उसकी तरफ आकर्षित हुए तो आपको वही दिखेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे, देखिए, मैं एक सीधा आदमी हूं तो मुझे समाज में वही लोग दिखेंगे जो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बदमाश आदमी होंगे तो आपको बदमाशी वाले लोग ही ज्यादा दिखेंगे। तो ऐसा अप्रोच है, आप कभी इस चीज को फील करिए। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या है, इधर देख लीजिए, मेनी मिसगाइडेड यूथ जो है वो तेजी से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहे हैं और क्यों हिंसक रवैया आचार ले रहे हैं। ठीक, अब चूंकि वो बच्चों को पकड़ा गया, मुद्दा ये है कि कुछ बच्चों को पकड़ा गया है, वो बच्चे नहीं है,
बच्चे छोटे से नहीं हैं, वो पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो, जिनको पकड़ा है पुलिस ने यानी इंटेलिजेंस के ऑफिसर के तौर पे आप खुद हैं, आपने पकड़ा है कुछ ऐसे लोगों को जो कि कट्टरपंथ थे, कट्टरपंथी का साथ दे रहे थे और भागने की कोशिश में थे और आईएसआईएस ज्वाइन करना चाह रहे थे। आपने देख सुना होगा ये न्यूज। तो वही केस स्टडी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इतना करने के बाद अब कट्टरपंथी के संभावित कारण क्या क्या हैं, इनको पढ़ें। तो देखिए, कट्टरपंथ का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है रेडिकल आइडियोलॉजी। जो उनकी आइडियोलॉजी है, रेडिकल आइडियोलॉजी और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी विषय के प्रति समझ अगर आपकी अच्छी है तब तो ठीक है, लेकिन किसी विषय के प्रति समझ आपकी कमजोर है तो आप पक्का गड़बड़ ही जाएंगे। तो रेडिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, एक होती है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि किसी भी दबे कुचले या गरीब की मदद कर रहे हैं तो साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे हैं, ये नियम है। लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे भी पढ़ रहे हैं, किसी ने क्या लिख दिया है पता नहीं, लेकिन किसी ने क्या पढ़ा उसको। रेडिकल आइडियोलॉजी का मतलब है कि आप ये पढ़ें कि हर वो व्यक्ति जो पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है वो काफिर है, उसको मार दो। अब जब आप ये चीज 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, आपके मन में थोड़ा बहुत उस चीज से चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी। तो सबसे जरूरी और सबसे बड़ी चीज होती है रेडिकल आइडियोलॉजी। जो सोशल मीडिया पे कट्टरपंथ से संबंधित आइडियोलॉजी है, जो इनकी विचारधारा है। आप इंसान को मार सकते, विचारधारा को तो ऐसे नहीं मार सकते। तो विचारधारा सबसे खतरनाक होती है कट्टरपंथ को शुरुआत करने के लिए। दूसरी जो चीज है वो क्या है? पर्सनल रिलेशन और इन्फ्लुएंस। यानी देखिए, मेरे दोस्त अगर बदमाश होंगे तो निश्चित तौर पे मैं बदमाशी ही करूंगा। मैं करूं ना करूं, लेकिन उनके साथ हूं, उनकी घटना में कहीं ना कहीं मैं शामिल जरूर हूं। ठीक, और ये सच है। आप कोई भी घटना देखिए, कोई भी घटना में बाहरी आतंकवादी भारत में तभी कुछ कर पाएगा, याद रखिएगा, ये एकदम सच बात है, इसमें कोई छुपी, आप बुरा लग रहा हो, किसी को अच्छा लगे, बाहर से कोई पाकिस्तान या किसी जगह का आतंकवादी आकर के भारत में अटैक करना चाहे तो वो सिर्फ तब कर सकता है जब भारत के कुछ गद्दार उसकी मदद करें। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यानी जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पर्सनल रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आदमी को गड़बड़ करने के लिए मजबूर करता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने खुद से लिखा है, आइडेंटिटी और सोशल एक्सक्लूजन। हर आदमी को चाहत होती है कि खुद की आइडेंटिटी अलग, मैं अपना नाम अलग करूं। अब नाम दो टाइप से होता है, बदनाम होंगे तो भी तो नाम होगा ना, यानी बदनाम होंगे तो भी तो नाम होगा। तो आदमी खुद को फेमस करने की चाहत में, आप देखिए आजकल घर की औरतें जो कुछ बहुत डिसेंट हैं, लेकिन कुछ सिर्फ फेमस होने के लिए कितनी गंदी गंदी वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे डाल रही है। इन पे कोई 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 रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी ही चीजें आप देखिए कि जो आइडेंटिटी, खुद को फेमस करने के लिए लोग किस हद तक गिर जा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला, इमोशनल वल्नरेबिलिटी मतलब आमतौर पे ये जो कट्टरपंथी होते हैं वो एक चीज का सहारा लेते हैं। जो इनके संचालन करता होते हैं ना बड़े बड़े आतंकवादी, वो कैसे बरगलाएंगे? वो ऐसे बरगलाएंगे कि वो आपको बताएंगे कि ये धरती पर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग जन्नत में है। यहां पर जो है उसकी पूजा मत करो, वहां जो है उसकी पूजा करो। लेकिन याद रखिए, ये धरती है, यहां पे हम रह रहे हैं तो हम यहां पे खुश रहे ना। तो सबसे जरूरी चीज इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है, यानी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। आपको बताएंगे कि ये चीज करोगे तो इतना अच्छा, जब मरने के बाद जन्नत न, अरे मरने के बाद जो जीवन में जन्नत जिसको नहीं दिख गई, माँ बाप जिसके सामने हो वो माँ बाप की ना पूजा कर पाया और ऐसे ही चला गया, तो क्या फायदा जन्नत का? कोई फायदा नहीं। यानी इमोशनल वल्नरेबिलिटी, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं वो जो बाहरी लोग हैं। तीसरा, परसीव्ड इनजस्टिस फॉर ए पर्सनल कम्युनिटी। आमतौर पे आपने देखा होगा कोई आतंकवादी मारा गया जम्मू कश्मीर में, उसके लिए, उसके मारे जाने के खिलाफ लोगों ने कैंपेन किया, लोग उसकी शहादत में गए, जो कि गलत था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन परसीव्ड इनजस्टिस, ये बताया गया, आतंकवादियों ने ये दिखाया कि ये कोई आतंकवादी नहीं था भैया, ये तो बहुत बड़ा मसीहा था जो मर गया। तो यानी जो परसीव्ड इनजस्टिस होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। लोग किसी चीज का सहारा लेते हैं, जैसे ये नक्सलाइट क्या है, किसी चीज का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही आतंकवादी क्या है, आपकी किसी कमी को देखेंगे, यार तुमको तो सब भारत में बहुत शोषित हो रहे हो, तुम्हारी मैं मदद करता हूं। अब आपको कोई कहे यार तुमको कोई परेशान कर रहा है, ये कुछ ऐसा ही है कि आप थोड़ा भी ऐसे नॉर्मल टहल रहे हो, रास्ते जाते हो, कोई आपसे कह दे यार तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, तो आपको अपने आप चेहरे पे वो हाव भाव आने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा और सबसे लास्ट क्या है
किसी व्यक्ति समुदाय के प्रति अन्याय। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कट्टरपंथ जो चीज का सहारा लेता है वो दिखाता है कि फला व्यक्ति के साथ, देखिए आपके अपने रिलीजन के व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको शर्म आनी चाहिए, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी वीडियोस जब दिखाएंगे तो ऐसी वीडियो के बाद एक पढ़ा लिखा आदमी भी बहक जाता है। ठीक, ये तो हुआ कारण। अब आ जाइए अप्रोच। डिजायरेबल अप्रोच आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? अगर आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं तो दो ऑप्शन है, या तो आप उस पे सॉफ्ट कॉर्नर पे रहिए, हार्ड कॉर्नर। दो चीज है, याद रखिए। एक तो आप हार्ड अप्रोच रखिए, दूसरा सॉफ्ट अप्रोच। यानी दो ऑप्शन है, या तो खूब मारिए, खूब पीटिए और मार मार के उनकी विचारधारा सुधार दीजिए। ये कोई सही तरीका नहीं होता, याद रखिए। मारने से कभी कोई सही हो जाए ये बिल्कुल गलत बात है। मारपीट से कुछ लोग सही हो सकते हैं, विचारधारा को मारपीट से नहीं सुधार सकते। अगर किसी के मन में कट्टरपंथ जन्म ले गया तो उसमें कभी भी हार्ड अप्रोच नहीं हो सकती, उसमें सॉफ्ट अप्रोच रहेगी। याद रखिए, वो ऑलरेडी किसी के बहकावे में है। अगर आपने उनके साथ गलत किया तो वो और उसको सही साबित कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली आप उनको और प्रेरित कर रहे हैं। छोड़ेंगे फिर भाग जाएंगे वो विदेश आईएसआईएस में शामिल होने के लिए। यानी याद रखिए, धार्मिक पुनर्शिक्षा सबसे जरूरी क्या है इसमें? सबसे जरूरी है आपकी सॉफ्ट अप्रोच। दूसरी चीज, आपको सहारा लेना चाहिए धार्मिक नेताओं की। जो धार्मिक नेता हैं वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। याद रखिए, लोग बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी चीजों से नहीं समझते, लेकिन धार्मिक नेताओं की बात हर लोग मानते हैं। तो धार्मिक नेता अगर कहेंगे कि ये गलत है तो लोग मानेंगे। आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, आप उनको समझाने की कोशिश करिए। जम्मू कश्मीर में आप जब देखिए सुरक्षा बल किसी को घेर लेते हैं तो उसको सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट करवाते हैं उसके किसी खास ब्लडी रिलेशनशिप वाले से। ये सब अप्रोच है, ये सब टेक्टिक्स हैं एक अधिकारी को ऐसी सिचुएशन में डील करने के लिए। ठीक, ये चीजें हैं। अब आ जाइए क्या है, प्रिवेंटिव फर्दर रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ। यानी दोबारा वो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल ना हो, उसके लिए सबसे पहला क्या काम करना चाहिए? आपको ऑनलाइन बहुत, सरकार को खुद एक्टिव होना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग ए काउंटर नैरेटिव ऑनलाइन। जैसे लोग कट्टरपंथी की विचारधारा फैला रहे हैं, सरकार को जरूरत है कि सरकार पॉजिटिव चीजें फैलाए, ये बताए कि देशभक्ति क्या होती है। तो कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं लूंगा भारत मां के नाम, लेना पड़ेगा। आप इसी तरीके से देशभक्ति सिखाएंगे तभी लोग सीखेंगे। ये एक बहुत वरना आप अपने बेटे को रेडिकल बना रहे हैं, ये याद रखिए। किसी दिन मारा जाएगा, ये भी याद रखिए। रेडिकल रेगुलर मॉनिटरिंग। अब देखिए, एक तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच, देशभक्ति की भावनाओं से रिलेटेड काम करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर होनी चाहिए कि कौन कहां से किस वीडियो को अच्छी देख रहा है, बुरी देख रहा है, कैसी वीडियो चल रही है। वायरल हो रही है वीडियो को तुरंत देखिए अच्छी है कि बुरी है। बुरी वीडियो जल्दी वायरल हो जाती हैं। प्रेजेंटिंग रोल मॉडल ऑफ द यूथ। आप रोल मॉडल के बारे में याद रखिए, सबसे जरूरी चीज, जब कोई कहे कि सच्चा मुस्लिम कौन है तो याकूब मेनन सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। सच्चा मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो सकते हैं। तो आप जब बड़े बड़े वीर अब्दुल हमीद, जब ऐसे लोगों की आप देखेंगे, इन लोगों ने देश के नाम पे बलिदान किया, तो आप ऐसे लोगों से क्या कर सकते हैं? रोल मॉडल बना करके इनको पोर्ट्रे करिए। क्योंकि भारत में वीर अब्दुल हमीद ने जो काम किया वो कभी कोई और सोच ही नहीं सकता था। भारत में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो काम है, जो उनका योगदान है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें अपने रोल मॉडलों को डिसाइड करना पड़ेगा। रोल मॉडल ऐसे नहीं हो सकते थे कि भूतपूर्व भारत के उपराष्ट्रपति ने सारे रॉ एजेंट्स का डेटा किसी देश को दे दिया और उन लोगों को मरवा डाला। ऐसे नहीं हो सकते रोल मॉडल। कैसे हो सकते हैं ऐसे लोग रोल मॉडल? तीसरा और अगला और सबसे लास्ट, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। जो लोगों ने एक बार गलती कर दी, एक मौका देना चाहिए। अगर उन्होंने गलती कर दी आपके समझाने के बाद, तो आप याद रखिए, भयबिन होए न प्रीति। आपके समझाने से जो नहीं समझ रहा है वो सिर्फ यहां रहने का हकदार ही नहीं, उसको निपटा डालिए। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करिए। और आगे चलने के लिए याद रखिए, सबसे जरूरी बात, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको एनजीओज की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे एनजीओ बाहर से गलत फंडिंग करती हैं, वैसे ही एनजीओ भारत में अच्छी चीजों को भी प्रसारित कर सकते हैं। ये है इसका सही अप्रोच। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, याद रखिएगा, क्या? संतुलित अप्रोच। देखिए, सरकारी आदेशों के अनुसार जो जो योजनाएं आए, याद रखिए, आमतौर पे होता क्या है, सरकारी योजनाएं जो भी आए उनको आप लागू करने में देर करते हैं, लोग उससे असहमत होते हैं और तब गड़बड़ी होती है। ठीक, कट्टरपंथ देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे निपटने के लिए
बहुत ज़रूरी है कि एक नैरो अप्रोच रखें, समझाएँ, ना समझें, खत्म करें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।